Hello guys, this is Sudhanshu Kumar. Hope you all are doing good. So today I am going to describe each and everything about RTI. RTI means Right to Information. हिंदी में बात करें तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में सारा कुछ समझेंगे। कैसे आप ऑनलाइन जा करके RTI हायर कर सकते हैं, RTI क्या है, इसमें आपको कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, सरकार के द्वारा पावर दी गई है, ये कब पारित हुआ, कब राष्ट्रपति का इस पे साइन हुआ, कब ये जाकर के कानून बना, ईच एंड एवरीथिंग। और ये भी सीखेंगे कि कागज कोई वर्चुअल प्रोसेस से, कोई कागजी तरीके से अगर लिखना चाहते हैं, RTI दायर करना चाहते हैं, या फिर ऑनलाइन किन्हीं को करना है तो हम ऑनलाइन करके दिखाएंगे यहाँ पे, और लिखित में भी दिखाएंगे कि कैसे लिखा जाता है RTI। So let's start the video with Sudhanshu. Okay. The next topic is कि we should open. No, we should open gallery. Yeah, I do already make some pages. RTI Act. RTI Act. Topic is RTI Act. RTI Act passed in Lok Sabha on 11th of the May 2005. RTI जो है ये 2005 ईस्वी को हमारे संसद भवन से, लोकसभा से पारित की गई थी। सेकेंड, पास्ड इन राज्यसभा ऑन 12 मई 2005। यह राज्यसभा से 12 मई 2005 को पारित कर दी गई थी। साइंड बाय प्रेसिडेंट ऑन 15 जून 2005। 15 जून 2005 को हमारे राष्ट्रपति द्वारा इस पे हस्ताक्षर करके कानून बना दिया गया था। केम इनटू फोर्स ऑन 12 अक्टूबर 2005। और 2005 ईस्वी में ये एकदम कानून बनकर आम लोगों के बीच कार्यरत थी RTI। अगला टॉपिक है साइलेंट फीचर ऑफ RTI एक्ट 2005। RTI अधिनियम 2005 का जो मुख्य विशेषता है हम उसके बारे में बात करेंगे। एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया। ये जो RTI एक्ट है वो पूरे भारत पर लागू होती है। सेकेंड टॉपिक है केम इनटू फोर्स 120 डेज लेट आफ्टर इनाइसमेंट। अधिनियम के पारित होने के 120 दिन बाद यह हमारे देश का कानून का अंग बन चुका था। और अगला है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन सीक इंफॉर्मेशन। मतलब भारत के समस्त नागरिक, जितने भी नागरिक हैं, उनको इस RTI एक्ट के तहत किसी भी तरह का कोई भी सूचना प्राप्त करने का, नागरिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार मिला है। रिलेटेड टू पब्लिक अथॉरिटी, लोक प्राधिकरण से संबंधित है ये चीज। फ्रॉम पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी कि PIO ऑफिसर और असिस्टेंट PIO ऑफिसर के पास इसके लिए आप जा सकते हैं। PIO ऑफिसर के पास जाते हैं और RTI दायर करते हैं तो उसके 30 दिन बाद आपको रिप्लाई दिया जाएगा। वही आप असिस्टेंट PIO ऑफिसर, PIO के पास जाते हैं, मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास जाते हैं तो वो आपको 35 दिन में आपको रिस्पॉन्स करेंगे। ऑन पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड फी, इसके लिए आपको कुछ एक उचित मूल्य जो कि सरकारी इसमें तय है 10 रुपये, वो आपको अदा करने पड़ेंगे। सम इंफॉर्मेशन एंड एजेंसीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम RTI। कुछ जो ऐसे कंपनी है, कुछ संस्था है, कुछ ऐसे एजेंसी है जिनको RTI से बाहर रखा गया है। मतलब आप इनके बारे में RTI दायर भी करते हैं तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि देश के प्राइवेसी के लिए, किसी कंपनी के, देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए वैसे चीजों को RTI से बाहर करके रखा गया है। तब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RTI एक्ट। RTI एक्ट अधिनियम के उद्देश्य क्या है? फर्स्ट है ट्रांसपेरेंसी, विल बी इंक्रीज्ड इन वर्क ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। मतलब इससे सरकारी कामकाज और अधिनियमों में काम में बढ़ोतरी होगी। इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल टू सिटीजन व्हिच विल क्रिएट गुड पार्टनरशिप बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। मतलब जो ये RTI आने के बाद उनका ऐसा उद्देश्य था कि यह सरकार और आम जनता के बीच में एक असमंजस्य स्थापित करेगी, एक शांति स्थापित करेगी, एक प्रेम बरकरार करेगी, एक दूसरे को खुला किताब की तरफ रीड कर सकेगा। हाँ, वहाँ के लोगों को, नागरिकों को ऐसा लगना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट परफेक्ट है, हमको सारे कुछ उनके बारे में डाटा पता है, वो हमारे बेहतर के लिए काम कर रही है। थर्ड है करप्शन। करप्शन भी उनका एक उद्देश्य था कि करप्शन कम होगी, और सच में कम होती हुई नजर भी आ रही है। जैसे कि यहाँ पे पढ़े, विल बी रिड्यूस अमॉन्ग पब्लिक अथॉरिटीज। सार्वजनिक प्रधानों के बीच का घुसखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार ये कम होगी। इसी कारण सार्वजनिक प्राधिकरण हमारा एक आज खुशी भरा जिंदगी जी रहा है और थोड़े कम भ्रष्टाचार हो रहे हैं, और तो उसमें एक RTI का भी योगदान है। और फिर अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही, विल एनहेंस व्हिच विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी।
मतलब एक जवाबदेही आएगी लोगों पे, लोगों को खुल के कार्य करने का मौका मिलेगा। कोई बाधा बनेगा तो उसके खिलाफ लोग आवाज उठा सकते हैं और किन्हीं के प्रति आप जानकारी पा सकते हैं, कोई कार्य हो रही है तो इससे क्या हो रहा है कि उत्पादक क्षमता बढ़ेगी, बेहतरीन होगा, सुरक्षित होगा सब कुछ। इंफॉर्मेशन, करप्शन, ट्रांसपेरेंसी सब इनका एक मोटो था, जो कि आज सक्सेसफुल होती हुई हमें भी नजर आ रही है। अगला है कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन से 8 एंड 9 दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम आईटीआई। मतलब सूचना की श्रेणियों में धारा 8 और 9 के तहत जो कुछ आईटीआई के बाहर रखे गए हैं कुछ चीजों को, वो हम पढ़ते हैं। पहला है एनी इंफॉर्मेशन हुज डिस्क्लोज अफेक्ट द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। कुछ ऐसे जानकारी जिसका प्रकटीकरण से हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा को कुछ ठेस पहुंच सकती है, संप्रभुता को कुछ ठेस पहुंच सकती है, अखंडता को कुछ ठेस पहुंच सकती है, और सुरक्षा भी हमारा सही प्रतिकूल से नहीं रह पाएगा, सुरक्षा को प्रभावित करेगी। तो ऐसा चीजों में आपको आईटीआई दायर करने के बाद भी आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। अगला है एनी इंफॉर्मेशन फॉरबिडेड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अगर कोर्ट से संबंधित कोई मामला है तो उसमें अगर आरटीआई आप दायर करते हैं तो उसके बारे में सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको नहीं बताई जाएगी, क्योंकि वो प्रतिबंधित होती है कोर्ट और ट्रिब्यूनल के द्वारा। उससे सुरक्षा, जैसे आप कोई केस में है तो आप उसमें जाकर के बोल नहीं सकते हैं कि अभी भाई आपने इस मामले में इस बिहाफ पे एविडेंस जुटा रहे हो, ऐसे करके ये कर रहे हो, आप अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं दायर कर रहे हो, चाहे आप चार्जशीट क्यों दायर किए हो, ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट की प्रोहिबिशन है उस पर। अगला है एनी इंफॉर्मेशन विच इज डिस्क्लोज विच ब्रीच प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी सूचना जिसे प्रकट होने से संसद या तो राज्य विधानसभा के विशेषाधिकारों का हनन होगा, तो उसके बारे में आपको आरटीआई दायर करने के बाद भी आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। इसी कारण इस पे आप दायर भी नहीं कर सकते इस बिहाफ पे। एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, ऐसा कोई भी आरटीआई अगर आप दायर करते हैं जिससे किसी थर्ड पार्टी को, किसी व्यक्ति को उसके आंतरिक उसके सुरक्षा को हानि पहुंच सकता है, उसका प्राइवेसी लीक हो सकती है, तो उसके बारे में भी आपको आरटीआई डालने के बाद भी इंफॉर्मेशन नहीं सही बताई जाएगी और दी नहीं जाएगी इंफॉर्मेशन। द नेक्स्ट वन पेज इज कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन। वही सेम है कि धारा 8 और 9 के तहत हमें किन चीजों को बताने से नहीं मना करती है आरटीआई की, नहीं आप इन चीजों के बारे में नहीं पता कर सकते धारा 8 और 9 के तहत। तो फिर है ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें आप बोल सकते हैं कि कुछ भी, जैसे आप एग्जांपल ले कंपनी की, कौन सी कंपनी आप बोल रहे हैं, तो ये कंपनी आप जियो की एग्जांपल ले सकते हैं। तो वहाँ पे जियो ने एक मास्टर प्लान बनाया, एक पॉलिसी बनाई कि हम इस पे काम करेंगे। तो कोई कंपनी अगर ऐसा कोई व्यक्ति चाहे कि दायर कर देगा उसके खिलाफ आरटीआई कि भाई हमको इसका ब्लूप्रिंट चाहिए, वगैरह चाहिए वगैरह चाहिए, तो सब कुछ तो नहीं दे सकती है ना। तो कुछ ट्रेड कंपनी हो गई, कुछ आईटी कंपनी हो गई जो किसी प्लान को लॉन्च करने वाली है, तो अगर इससे नहीं दी जाती है आपको ट्रेड सीक्रेट, उसके नहीं आपको साझा की जाएगी आपके साथ। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फॉरेन गवर्नमेंट रिसीव्ड फ्रॉम इट एंड अंडर एन एग्रीमेंट दैट इट कैन नॉट बी डिस्क्लोज। कुछ ऐसे डील जो दो देश के बीच में हुई है, जो देश के सरकार के बीच में हुई है, उस पे आपके देश में आरटीआई है, सामने वाले देश को पता है, तो वो कह देगी कि भाई हमारे तुम्हारे बीच में 10 डील हुई है, 10 बातें हुई है, इसके बारे में आप बहुत से बहुत ये 2 बता दें अपने जनता को, लेकिन ये 8 आपको नहीं बताना होगा। जो विदेश से हमारे देश की वार्तालाप होती है, जो डील होती है, उसके बारे में भी आपको नहीं बताया जा सकता है। अगला है इन्फो रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रेंड एंड कैबिनेट पेपर्स। कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जांच हो रहा है किसी क्रिमिनल वगैरह वगैरह के प्रति, किसी क्राइम केसेज में, कोई कैबिनेट के पेपर्स से संबंधित, तो आपको उसको, जैसे आप ले लो अगस्ता घोटाला, कुछ एक हेलीकॉप्टर था वो वाला, हाँ अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला शायद, उन्हीं से संबंधित। तो वो जो कैबिनेट के पेपर के अंदर वो आ गए, कैबिनेट डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसके बारे में भी आप देख सकते थे कि हमें सारा डाटा नहीं अवेलेबल कराया जाता था। फिर देखते हैं पार्शियल डिस्क्लोज, मतलब किन्हें जो है वो यहाँ पे एग्जाम ये कर दी गई है, पार्शियल डिस्क्लोज कर दी गई है हमें। तो ये है आपको धारा 10 के अंतर्गत, इफ सिटीजन हैड रिक्वेस्टेड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्ट ऑफ विच इज फ्रॉम डिस्क्लोजर, then only the remaining part which is not exempted from the disclosure should be given to the citizen। और अगला है who are excluded from RTI। RTI के तरफ से किन्हें प्रोहिबिटेड किया गया है कि हाँ इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाएगी। तो ऐसे में पहला हम लेते हैं, तो धारा 10 के अंतर्गत आंशिक स्पष्टीकरण की अनुमति है, हाँ, लेकिन किन्हें,
तो यदि नागरिक को सूचना के लिए अनुरोध किया जाता है किन्हीं को, तो जिनका एक भाग स्पष्टीकरण से छूट प्राप्त करता है लेकिन शेष भाग को स्पष्टीकरण से छूट नहीं है, तो वैसा में नागरिकों को दिया जाना चाहिए, लेकिन मिल जाते हैं प्रोवाइड। सेकंड पे जाए तो हु आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम आरटीआई, तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी मेंशन्ड इन शेड्यूल सेकंड, मतलब जो द्वितीय शेड्यूल में जो मेंशन है जिनके नाम सेंट्रल एजेंसीज अनुसूची में उल्लेखित केंद्रीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसी, जैसे यहाँ पे देख लो आप आईबी हो गया, रॉ, सीबीआई, सीआरपीएफ, सीआईडी, बीएसएफ, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस मतलब राजस्व खुफिया निर्देशालय। अगला देखें तो एविएशन रिसर्च सेंटर मतलब विमानन अनुसंधान केंद्र। इन सभी से संबंधित आप आरटीआई दायर करते हैं। पहला तो आरटीआई दायर ही नहीं होगी इनके खिलाफ। इनके खिलाफ क्या है, इनके बारे में आप कुछ जानकारी जुटाना चाहते हैं तो आपको उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया जाएगा पहला, और अगर आप दायर कर भी देते हैं तो आपको कोई रिस्पॉन्स बैक नहीं आएगा, क्योंकि वो आप इनके प्रति ऐसे ही आरटीआई ने खुद सबसे पहले मेंशन कर दिया है कि हम इनके प्रति आपको आरटीआई अवेलेबल नहीं कर सकते हैं और इस पे आपका आरटीआई चलेगा भी नहीं। हम कुछ भी डाटा आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। अगला है पब्लिक अथॉरिटी, इनसे आप ले सकते हैं डाटा। ये जो पब्लिक अथॉरिटी मतलब ये सार्वजनिक प्राधिकरण, उनसे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं किन वे में, तो मैं बता रहा हूँ जस्ट कि पहला है बाय सीओआई मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मींस एनी बॉडी और एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड। सार्वजनिक प्राधिकरण का अर्थ है सार्वजनिक प्राधिकरण के व्याप्त पर स्थापित कोई भी निकाय या संघ या संस्था जिन्हें ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है, स्टेट लेजिस्लेटर ने अप्रूव किया है, एनी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जैसे कि एनी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में आप ले सकते हैं कि दिल्ली में जैसे महिलाओं को बस फ्री है, तो आप इस पे चाहे तो सरकार के खिलाफ आरटीआई दायर करें और आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। स्टेट लेजिस्लेचर, तो इसमें ही आप देख लो गुजरात में लिकर बैन पॉलिसी, तो आप अगर गवर्नमेंट को बोलते हैं कि भाई हमें आपने लिकर बैन पॉलिसी बताई, इससे आपकी क्या क्या सेविंग हो रही है क्या क्या, तो उसके बारे में सारा डाटा आपको अवेलेबल कराई जाएगी। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से संबंधित कोई भी कानून वगैरह वगैरह, भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उनसे जिन्हें भारत के संविधान द्वारा स्थापित किया गया है, तो उनसे आप और वो सार्वजनिक प्राधिकरण होने चाहिए, तो उनसे आपको आरटीआई दायर करने पे सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किए जाएंगे। रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, आप कैसे इंफॉर्मेशन दायर कर सकते हैं, तो सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध का तरीका ये होगा कि पीआईओ शैल फर्निश द इंफॉर्मेशन विद इन 30 डेज ऑफ रिक्वेस्ट। आप कोई आरटीआई दायर करते हैं किन्हीं इंस्टीट्यूट के खिलाफ, किन्हीं एनजीओ के खिलाफ, किन्हीं सोसाइटी के खिलाफ, किन्हीं एजेंसी के खिलाफ, तो आप कहाँ दायर करेंगे, पीआईओ के पास, पब्लिक ऑफिसर के पास। तो वहां पे 30 दिन के अंदर आपको रिक्वेस्ट का जवाब देना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन ऑफिसर। असिस्टेंट पीआईओ के पास अगर कुछ आप रिक्वेस्ट डालते हैं, किसी के खिलाफ आरटीआई डालते हैं, तो आपको उसके बारे में भी बताया जाएगा, लेकिन 35 दिन का उनका थोड़ा कार्यकाल लंबा होता है, 5 दिन का समय लंबा लेते हैं वो असिस्टेंट पीआईओ। लेकिन जब डायरेक्ट पीआईओ के पास जमा करेंगे तो सिर्फ 30 दिन में आपको आरटीआई का जवाब रिस्पॉन्स बैक करेंगे। इफ थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इन्वॉल्व देन विद इन 40 डे, अगर आप किसी थर्ड पार्टी के लिए लेकर के आरटीआई दायर कर रहे हो किसी संस्था के पास, किसी एनजीओ इंस्टीट्यूट सोसाइटी के पास, किसी स्कूल कॉलेज वगैरह के पास, तो आपको 40 दिन के अंदर थर्ड पार्टी का अगर मामला है बीच में, तो वो 40 दिन के अंदर अवेलेबल कराया जाएगा। इन इन्फो इज रिलेटेड टू लाइफ और लाइबर्टी देन विद इन 48 घंटे, यदि जानकारी जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे के अंदर आपके आरटीआई का रिस्पॉन्स होगा। और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करने के लिए आप अनुरोध डालेंगे, तो अगर मामला जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो आपके 48 घंटे के अंदर आपको रिस्पॉन्स बैक किया जाएगा। अगला है ड्यूटीज ऑफ पीआईओ, पीआईओ की कर्तव्य क्या है, पीआईओ के कर्तव्य क्या है। पहला कि राइट अबव पारा फुल पैरा ऑन रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे आप किन्हीं के खिलाफ आरटीआई डालते हैं तो उनको फुल पारा सब कुछ समझाना पड़ेगा, आपने जो जो इशू रेज किया उसमें, कि मैं अगर डालता हूं कि हमारे बगल में पुल का निर्माण हुआ है, वो अभी जर्जर स्थिति में आ गई है, 2 साल पहले उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो उसके बारे में आप जो जो क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको सारा कुछ उसमें फुल पारा अच्छी तरह से व्याख्यात करके समझाया जाएगा। दूसरा है द पीआईओ शैल ट्रांसफर विद इन 5 days इफ एप्लीकेबल इज रिलेटेड टू डिफरेंट अथॉरिटी, जैसे आपने अपना पीआईओ के पास अपना आरटीआई दायर किया, जैसे पीआईओ एक्स है और आपका जो ये है वो वाई कम्युनिटी के पीआईओ के ही वाई ब्रांच के में जाना था, आपने गलती से वो पीआईओ के एक्स ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया, तो सॉरी आरटीआई दायर कर दिया, तो ये एक्स ब्रांच, पीआईओ के एक्स ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो
पीआईओ के वाई ब्रांच में आपका केस ट्रांसफर करे 5 दिन के अंदर में। तीसरा है पीआईओ रिजेक्ट देयर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इट्स ड्यूटी टू मेंशन। अगर आप पीआईओ दायर करते हैं, पीआईओ के पास आरटीआई दायर करते हैं, अगर वो कैंसिल कर देते हैं तो उनके लिए भी कुछ ये है प्रोटोकॉल है। एक तो जनता की सवाल की ये है, क्योंकि एक तरह से आप कानून दे, संविधान बना दिए, कानून बना दिए, अधिकार दिए, तो आप अधिकार की तो हनन नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो गलत अधिकार मांग रहे हैं, जैसे अगर उन्होंने कुछ फालतू चीजों के बारे में, कुछ जो सरकार की सुरक्षा से संबंधित नीतियां है उसके बारे में अगर आरटीआई दायर की है, तो आप वो रिजेक्ट हो जाता है। तो सामने वाले पीआईओ के पास, मतलब पब्लिक ऑफिसर के पास आपको दायर कर, उनको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को आपको बताना पड़ेगा कि हम किस बिहाफ पे आपका आरटीआई कैंसिल कर रहे हैं। पहला रीजन ऑफ रिजेक्शन होना चाहिए कि हाँ, हम इस बिहाफ पे कि देश के सुरक्षा का मामला है, इस कारण हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। किसी थर्ड पार्टी का सुरक्षा का मामला है, उसके प्राइवेसी का मामला है, हम कैंसिल कर रहे हैं। अगला आप देखिए एप्लीकेट अथॉरिटी वेयर अपील अगेंस्ट रिजेक्शन कैन बी मेड, कारण उसमें भी आपको डालना है। टाइम लिमिट फॉर सच एप्लीकेंट, अगर हाँ आप गलत पार्टी के खिलाफ डाल दिया तो 5 दिन के अंदर रिटर्न कीजिए, या तो आप कैंसिल करके आप समय सीमा के अंदर आपको वापस उन्हें सौंपना होता है जनता को, कि जिन्होंने दायर की है कि आपने गलत चीज की डिमांड की है, गलत कंपनी, ये कंपनी हमारे देश की सुरक्षा के मामला का है और आप इस पे आपको कोई भी डाटा नहीं दे पाएंगे। अगला है इंफॉर्मेशन कमीशन। इसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं। पहला है सीआईसी मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, दूसरा है एसआईसी मतलब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ये है सीजी बाय कॉन्स्टिट्यूशन और ये एसजी। तो जो सीआईसी होते हैं मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, मतलब अब मैं सीआईसी बोलूंगा, जो सीआईसी होते हैं उनको सीजी हायर करते हैं, सीजी मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो एसआईसी होते हैं उनको एसजी हायर करते हैं, मींस स्टेट गवर्नमेंट। अब हम इन्हीं के बारे में देखते हैं कुछ देर, सीआईसी और एसआईसी के बारे में। तो जो सीआईसी होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, और जो एसआईसी होते हैं उनको गवर्नर ऑफ स्टेट मानते हैं, हायर करते हैं। जैसे सीआईसी में बात करूं, अगर कोई सीआईसी लेवल का ये है व्यक्ति है तो उनको एम्प्लॉय कौन करेगा, तो अभी के हिसाब से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू करेंगी। और अगर कोई ये अधिकारी यहाँ का है, कोई एसएससी का अधिकारी है, तो उसे अगर मैं दिल्ली का एग्जांपल लेता हूँ तो वहां पे विनय कुमार सक्सेना जी उन्हें हायर करेंगे। अगले पेज पे जाता हूँ, तो ये सीआईसी के बारे में है और ये वाला एसआईसी के बारे में। तो इनका भी एक कमेटी होता है सीआईसी का, और एक एसआईसी का भी कमेटी होता है। तो सीआईसी का कमेटी में लिखे तो वहां पे प्रधानमंत्री चेयरपर्सन होते हैं उस कमेटी के। लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब विपक्ष के नेता जो होते हैं वो भी उसके सदस्य होते हैं। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम, जो केंद्रीय ये होते हैं, यूनियन कैबिनेट होती है केंद्र की, तो उनका सारे नेता जो 15, 20, 25 जो होते हैं सारे, वो सारे भी उसके अंग होते हैं उस कमेटी के। तो यही देश लेवल की बात है। अगर इधर कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ सीएम एज चेयरपर्सन, मैं ये एसआईसी की बात कर रहा हूँ, तो एसआईसी में सीएम, जैसे अभी मैं दिल्ली का एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे एसआईसी सीआईसी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसके चेयरमैन होंगे, और एसआईसी में बात करें तो दिल्ली का मैं एग्जांपल लेता हूं, तो यहाँ श्री अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के चेयरमैन होंगे। और लीडर ऑफ अपोजिशन, जैसे यहाँ पे दिल्ली में एनडीए की गवर्नमेंट अपोजिशन में है, तो यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन भी उस कमेटी के मेंबर होंगे। स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर बाय सीएम, जो कैबिनेट मिनिस्टर है दिल्ली की, वो भी उसके अंग होंगे। अगला ये सीआईसी के बारे में कि ये सेम ही है, सब क्वालिफिकेशन सेम होनी चाहिए, टर्म सेम है, और वही सच एज टर्म एज सीजी में प्रिस्क्राइब, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे वैसा ही उनका टर्म होगा। और एज क्राइटेरिया भी है, मैक्सिमम एज 65 साल होना चाहिए, और सीआईसी में और एसआईसी में भी मैक्सिमम एज 65 साल होना चाहिए। टेन्योर मतलब कार्यकाल 5 साल का होता है एसआईसी का, सीआईसी का, और एसआईसी का भी 5 साल का ही होता है। अगला देखते हैं, तो ओथ, शपथ कौन ले आते हैं, तो यहाँ पे हो रही है सीआईसी की, तो इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो भारत के प्रधानमंत्री जी के, राष्ट्रपति जी के सामने शपथ लेते हैं एसआईसी के मेंबर, सीआईसी के मेंबर। और जो एसआईसी के मेंबर होते हैं वो गवर्नर के सामने ये लेते हैं, शपथ लेते हैं। रेजिग्नेशन, तो रेजिग्नेशन ये जो सीआईसी के मेंबर होंगे कैन रिजाइन, वो राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख सौंपेंगे, और जो एसआईसी के मेंबर होंगे वो पार्टिकुलर उस राज्य के गवर्नर को अपना ये रिजिग्नेशन सौंपेंगे। सैलरी की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय करती है इनकी, सीआईसी की भी सैलरी और एसआईसी की भी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय करती है।
अगला है पावर एंड ड्यूटी ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ सीआईसी एंड एसआईसी। हाँ, अब यहाँ पे बताया गया है कि सीआईसी और एसआईसी के मेंबर्स का क्या क्या कार्य है और क्या क्या जिम्मेदारी है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हु नॉट बीन एबल टू फाइल एप्लीकेशन बिकॉज पीआईओ वाज नॉट अपॉइंटमेंट, जैसे कि इसके यहाँ पे बता रहा है कि जो व्यक्ति पीआईओ के पास अपना आरटीआई नहीं दायर कर पाया है वो व्यक्ति सीआईसी या एसआईसी के पास जाकर के अपना आरटीआई दायर करेगा। जैसे मैं एग्जांपल में ले लूं कि आरटीआई मैं कहीं गया एक्स जगह पे और वहां पे मैंने देखा तो जितने 3-4 बेंच है वहां 3-4 बेंच सारे के सारे बेंच खाली है, सारे डेस्क खाली है, वहां पे कोई पीआईओ के मेंबर नहीं है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नहीं है, वो हमें हेल्प नहीं कर पाए, तो मैं जा करके सीआईसी और एसआईसी के किन्हीं मेंबर के पास जाकर के बताऊंगा कि ऐसा ऐसा मैं वहां गया मुझे हेल्प नहीं मिल पाया, तो इन दैट केस सीआईसी और एसआईसी मेंबर विल हेल्प मी। सेकंड वन इज हुज application is not accepted by PIO. Those type of person whose application is rejected by PIO. In any case, you can take example कि मैंने बताया ना आंतरिक सुरक्षा वगैरह वगैरह, हाँ ऐसा मामला है तो पीआईओ कैंसिल कर दी, उसका सीआईसी और एसआईसी भी कैंसिल कर देगी। लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि बंदे ने अपना सही अधिकार मांगा है तब पर भी जाकर के पीआईओ उनका कैंसिल कर देती है, तो ऐसे में आप सीआईसी और एसआईसी के पास जाकर के ये अपने आरटीआई दायर कर सकते। हु हैज बीन रॉन्गली डिनाइड फॉर इन्फॉर्मेशन, जब पीआईओ के मेंबर ने आपको सही इंफॉर्मेशन देने गलत इंफॉर्मेशन दे दिया और सही इंफॉर्मेशन देने से मना कर रहे हैं, हु हैज बीन गिवन फॉल्स इंफॉर्मेशन, कहीं गलत आपको पीआईओ के मेंबर गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसी को आपको सत्य मानने को मजबूर कर रहे हैं, तो ऐसे में आप सीआईसी और एसआईसी के मेंबर के पास जा सकते हैं। हु हैव बीन चार्ज्ड अनरीजनेबल फी ऑफ एप्लीकेशन, और ऐसे भी केस में आप जा सकते हैं जैसे आपको 10 रुपए है, अगर आप बीपीएल से ऊपर एपीएल में है तो आपको 10 रुपए पे करने पड़ते हैं, अगर वो आपसे 500, 1000, 200, 300 रुपए अगर मांग रहा है तो ऐसे में आप सीआईसी या एसआईसी के मेंबर के पास जा सकते हैं। अगर आपसे अनवांटेड फी, जितना मतलब सरकार की एक तय सीमा है उससे अधिक पैसा मांग रहा है तो आप ऐसे केस में सीआईसी एसआईसी के मेंबर के पास जा सकते हैं। इधर हम देखते हैं तो पेनाल्टीज, अगर आप पीआईओ के मेंबर के खिलाफ अगर कदम उठाते हैं, वो गलती कर रहे हैं तो उनको अरेस्ट 250 रुपए पर डे बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25,000 ऑन पीआईओ फॉर। अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपको कोई बात नहीं बता रहे हैं, चाहे गलत बता रहे हैं, तो वैसे केस में आप ये कर सकते हैं कि उनके खिलाफ जा करके सीआईसी एसआईसी के मेंबर के पास कंप्लेन करेंगे कि किस केस में कंप्लेन करेंगे, तो उन्हें 250 रुपए के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपए तक का चालान भरना पड़ेगा और जुर्माना भरना पड़ेगा 100 दिन तक। एक चीज ये कि 25,000 से अधिक उन्हें भुगतान नहीं करना पड़ता है, लेकिन 25,000 ही अगर वो प्रतिदिन अपना पीआईओ आपका केस नहीं एक्सेप्ट करते हैं गलत तरीके से, किस किस केस में सो हम नीचे पड़ते हैं, नॉट एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन, अगर पीआईओ के मेंबर ने आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है तो आप उसके खिलाफ अगर कदम उठाते हैं तो पीआईओ के मेंबर को 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 तक का जुर्माना लग सकता है। डिनाइंग इन्फॉर्मेशन विदाउट रीजन, किसी कारणों के बिना आपको सही इंफॉर्मेशन देने से अगर वो मना कर रहा है, डिनाई कर रहा है। डिलेइंग इन्फॉर्मेशन, अगर 30 दिन हो गया आपने पीआईओ के पास जमा किया है और ए पीआईओ के पास जमा किया है तो 35 दिन, तो इन दोनों से अगर अधिक दिन हो रहा है तो आप जा करके सीआईसी और एसआईसी के मेंबर के पास कंप्लेन कर सकते हैं। गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। डिस्ट्रॉइंग आवर ऑब्स्ट्रक्टिंग इन्फॉर्मेशन, अगर आपको बाधित कर रहा है सही गलत ही इंफॉर्मेशन को मानने के लिए और सही को झुठला रहा है, तो ऐसे केस में आप सीआईसी और एसआईसी के मेंबर के पास जाएंगे तो उन्हें 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 तक का फाइन भरना पड़ेगा। अब हम इन्हीं सभी चीजों को एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे ऑनलाइन आरटीआई दायर करते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं आरटीआई मतलब है सूचना का अधिकार। ये कानून हमारे देश में 2005 में लागू हुआ था और आमतौर पर लोगों को इतना ही पता होता है कि कुछ हम आरटीआई दायर करेंगे, जवाब आएगा कैसे कैसे, लेकिन आज हम ये पढ़ेंगे कि कैसे कौन सा नियम हमें अधिकार देती है आरटीआई दायर करने की। पहला, सूचना अधिकार के तहत आवेदन से आप सरकार पर कोई भी सवाल पूछकर सूचना ले सकते हैं। यस। दूसरा है सूचना अधिकार के तहत आवेदन से आप सरकार से किसी भी दस्तावेज की मांग कर सकते हैं कि भाई हमारे इलाका में पुल बना है, पुल की स्थिति जर्जर हो रही है, आप मेरे को इसके बारे में जांच करो, या तो मांग हम कर सकते हैं किन्हीं चीजों के बारे में। ये अनवांटेड टॉपिक राइज हो रहा है। अगला है सूचना अधिकार के तहत आवेदन से आप दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी ले सकते हैं कि हाँ भाई पुल बना है, पुल में कैसे क्या खर्चा हुआ और किससे आपने क्या मटेरियल ली, कैसा ठेकेदार था, उसके बारे में आप मेरे को जो किन किन चीजों की खरीदारी की है, अगर सरिया, छड़, सीमेंट, बालू, इन सब की मुझे जीएसटी रिसिप्ट
उसको उसकी कॉपी मांग सकते हो जीएसटी रिसिप्ट के। सूचना अधिकार के तहत आवेदन से आप सरकारी कामकाज के में इस्तेमाल सामग्री का भी नमूना ले सकते हैं। ये टॉपिक आपको मैंने बता ही दिया पहले। सूचना अधिकार के तहत आवेदन से आप किसी भी कामकाज का निरीक्षण कर सकते हैं। तो एग्जांपल मैंने दे ही दिया कि हमारे घर के बगल में कोई पुल का निर्माण हुआ है वगैरह वगैरह, उसमें कुछ ये आ रही है, उसकी स्थिति गंभीर हो रही है, जर्जर हो रही है, खतरा का चांस है, गिरने का चांस है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो उससे पहले टाल सकते हैं। ऐसा करके आप कार्रवाई भी हो सामने वाले ठेकेदार पे, उसी के बारे में। आरटीआई के तहत सूचना लेने के नियम क्या क्या है, अभी हम ये पढ़ेंगे। ऐसी जानकारी जिसे संसद या विधानमंडल सदस्यों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी आम व्यक्ति को भी देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। सेकंड वन टॉपिक कि सिर्फ भारतीय नागरिक ही इस कानून का फायदा ले सकते हैं। ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दीज एक्ट्स। थर्ड वन इज कि सरकारी महकमे में एक से ज्यादा अधिकारियों को पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में अपॉइंट की जाए। जैसे मैंने बताया कि बेंच 1 पे गए, बेंच 2 पे गए, बेंच 3 पे गए, अगर मेंबर नहीं है वहां पे पीआईओ के, तो आप क्या करेंगे? वैसे में तो लोग घबरा जाएगा, उसको समय पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो इसी कारण से वहां पे कई सारे पीआईओ ऑफिसर हायर होते हैं। पब्लिक अपनी इंफॉर्मेशन किसी भी रूप में मांग सकती है। अगला, रिटेंशन पीरियड तक की सूचनाएं मांगी जा सकती है, जो कि 30-35 दिन की क्राइटेरिया। आरटीआई की फीस 10 रुपए है और बीपीएल वालों के लिए यह पैसा फ्री है, मैंने बता ही दिया आपको। जब आप एप्लीकेशन पे ऑनलाइन जाएंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन आएगा, अगर आप कैश से भेज रहे हैं, ये पढ़ते हैं। आरटीआई की फी कैश, डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर द्वारा दी जा सकती है। अगर आप पन्ना पे खाली कागज पे लिख करके भेज रहे हैं, तो ऐसे में आप इन तीनों तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। अगला है, आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई इन्फॉर्मेशन के लिए 30 दिन का फिक्स समय होता है। अगर आप पीआईओ के पास दायर किए तो 30 दिन के अंदर उसे जवाब देना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप एपीआईओ के पास दिए हैं तो उन्हें 35 दिन का समय मिलता है। 9वां है, 30 दिन के बाद आपको बिना फी के सारी इन्फॉर्मेशन दी जानी होती है, ये बता ही दिए। आरटीआई के दायरे में आने वाले इन सभी विभागों से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री दफ्तर का सारे सरकारी अस्पताल, पुलिस महकमा, सारे बैंक, सरकारी दफ्तर, पुलिस महकमा, सेना के तीनों अंग, सरकारी बीमा कंपनी, सरकारी फोन कंपनी, सरकार से फंडिंग पाने वाले सारे एनजीओ, स्कूल, कॉलेजेस, तो इन सारों से आप आसानी से अपना इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं। अब टॉपिक ये आती है कि कौन सी जानकारी आरटीआई के तहत आप नहीं ले सकते हैं। पहला, जिसके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा हो, जैसे मैंने बताया ना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईबी, रॉ, ऐसा कोई भी एजेंसी, सीआईडी मान लो, आप सीबीआई मान लो, इनके बारे में आपको कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं कराई जाएगी, क्योंकि इससे उनके सुरक्षा को हानि पहुंच सकता है। दूसरा है कि दूसरे देशों के साथ भारत के जुड़े हुए मामले, मैंने बताया आपको कि जैसे राफेल खरीदाया था फॉरेन से, तो वहां से हमने 200 के साथ डील की हुई थी, उस कंट्री के साथ डील की थी, तो उससे हमें कुछ चीजें बताई गई कि एक राफेल कितने का पड़ रहा है, अगला राफेल कब आएगा, हमने किस कंपनी के साथ डील की है, हमने इस देश से इतना साल के बाद इतने पैसे के हिसाब से अगला मेंटेनेंस का खर्चा कंपनी, वो विदेश की कंपनी देगी। लेकिन ऐसा कुछ डाटा अब कोई आदमी ये कंप्लेन आरटीआई करता है कि मुझे भाई राफेल की ब्लूप्रिंट चाहिए, तो ये आपको नहीं अवेलेबल कराए जाएंगे, क्योंकि ये इन दोनों देश के बीच में ऐसी डील हुई है, उसमें कुछ क्राइटेरिया है कि इन्हें इन प्रोटोकॉल के अंदर सुरक्षित रखना है। तीसरा है, थर्ड पार्टी यानी निजी संस्थानों से संबंधित जानकारी, तो इसमें आपको मैंने दिया है कि जियो अपना किसी मार्केटिंग आइडिया लाई, उसी समय कोई आदमी आरटीआई दायर करके चाहता तो ऐसा भी तो ले सकता है कि पूरा कंपनी अपना फ्यूचर की क्या उसकी मार्केटिंग से बिजनेस है, अपने एम्प्लॉय को कैसे क्या वो पेमेंट करेगी, अपने एम्प्लॉय के लिए वो कैसे उनका वर्क सेफ होगा, ऐसा करके तो आप नहीं ले सकते हैं इन सब चीजों से संबंधित। अगला है, आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन देने को कब मना किया जा सकता है, आपको किस केसों में आपका आरटीआई का इंफॉर्मेशन ये केस ठुकरा दिया जाएगा। पहला, एप्लीकेशन किसी दूसरे जन सूचना अधिकारी या पब्लिक अथॉरिटी के नाम पे हो तो आपको उसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। दूसरा, आप ठीक तरह से सही फीस का भुगतान न कर पाए हो, जैसे कि 10 रुपए की राशि है और आप पेमेंट नहीं कर पाए 10 रुपए, या तो आपकी पेमेंट फेल हो गई, या तो आप उससे कम पेमेंट कर रहे हो, या तो आपका पेमेंट करने का तरीका गलत है। और तीसरा है कि आप गरीबी रेखा से जूझे सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी न दे पाए हो, सरकारी विभाग के संसाधनों का गलत इस्तेमाल होने की आशंका होती है, तो वैसे में आपकी आरटीआई कैंसिल हो जाएगी। जैसे आप बीपीएल परिवार से नहीं बिलोंग कर रहे हैं, आपने बीपीएल सेक्शन को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आप नहीं बिलोंग कर रहे हैं, तो आपके पास तो बीपीएल सर्टिफिकेट होगी नहीं, तो आप उसमें दायर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पे मेंशन है कि सरकारी विभागों के साधनों का गलत इस्तेमाल होने से रोका जा सकता है, तो ऐसे में आपका आरटीआई कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर कोई अधिकारी आपको सूचना देने से मना करता है या फिर जानबूझकर देरी करता है तथा तथ्य छुपाने की कोशिश करता है, तो ऐसे में आप अपील कर सकते हैं उस पीआईओ के खिलाफ।
वो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उस पर प्रतिदिन 250 रुपए के हिसाब से 25,000 तक का चालान बनेगा, जुर्माना उसे पे करना पड़ेगा। अगला हम पढ़ लेते हैं आरटीआई की इंपॉर्टेंट धाराएं क्या है। तो पहला है धारा 6 का पहला, सूचना अधिकार के तहत आवेदन का, आवेदन लिखने का धारा है, ताकि आपको कोई पूछे कि आप आरटीआई किस बिहाफ पे दायर कर रहे हो तो आप लिख सके वहां पे कि आरटीआई के जो हम ये दायर कर रहे हैं वो धारा 6 का पहला के तहत। धारा 6 का तीसरा है कि अगर आपका आवेदन गलत विभागों में चला गया है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आप आईपीओ के एक्स बेंच पे भेजना था, आपने वाई बेंच पे भेज दिया, तो वाई बेंच की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 5 दिन के अंदर आपको आपका जो मामला है वो किस बेंच पे जाना चाहिए, ए पे जाना चाहिए, बी पे जाना चाहिए, सी पे, एक्स पे, किस पे जाना चाहिए, 5 दिन के अंदर उसे ट्रांसफर करना पड़ता है केस। धारा 7 का है पांचवा, इस धारा के अनुसार बीपीएल कार्ड वालों को कोई आरटीआई शुल्क नहीं देनी पड़ती है, जो 10 रुपए की जो भुगतान राशि होती है आप उससे मुक्त है। अगला है धारा 7 का छठा, इस धारा के अनुसार अगर आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है तो आपको सूचना निःशुल्क में दी जाएगी, आपको एक पैसे नहीं पे करना पड़ेगा। अगर 30 दिन कैंसिल हो गया, 30 दिन का डेट क्राइटेरिया को क्रॉस कर गया, हाँ, लेकिन एक बात देखने वाला है कि पीआईओ के पास आपने दायर किया तो ये क्राइटेरिया 30 दिन की है, लेकिन अगर आपने असिस्टेंट पीआईओ के पास किया तो यही डेट बढ़ करके 35 दिन का होता है। अगर 36वां दिन कोई मैसेज नहीं आता है तो यू आर 100% फ्री टू टेक द राइट, कि आपको कोई भी राशि पे ना करना पड़े और आप फ्री में आरटीआई दायर करेंगे और आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराए जाएंगे। धारा 8 है कि इसके अनुसार वो सूचना आवेदन में नहीं दी जाएगी जो देश के अखंडता सुरक्षा के लिए खतरा हो या विभाग की आंतरिक जांच को प्रभावित करते हो। मैंने एग्जांपल आपको दिया है, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईबी आप ले लो, रॉ, सीआईडी, सीबीआई, इन सबों से संबंधित आपको मामले के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। धारा 18 है कि अगर कोई अधिकारी जवाब नहीं देता है तो उसकी शिकायत सूचना अधिकारी को दी जाएगी। जैसे आपने पीआईओ की मामला, आपने पीआईओ के पास कोई कंप्लेन किया, लेकिन वो मामला अगर कैंसिल कर दिया जा रहा है, चाहे वो नहीं जवाब रिस्पॉन्स कर रहा है, तो आप उसके बारे में आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। धारा 19 का पहला है, आरटीआई की जवाब 30 दिन में नहीं आता है तो आप प्रथम अपील अधिकारी को फिर से अपील कर सकते हैं इसके लिए। और अगर धारा 19 का तीसरा क्या बताती है कि प्रथम अपील का भी जवाब नहीं आया, आपने एक बार हायर करने का दोबारा हायर किया, अगर वो भी आपका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो 90 दिन के बाद आप दूसरी अपील अधिकारी को अपील कर सकते हैं कि भाई मैंने ये किया था और मेरा फर्स्ट टाइम रिजेक्शन, सेकंड टाइम रिजेक्ट हो गया, अब थर्ड टाइम, लेकिन क्राइटेरिया ये है कि आपको 90 डे आप क्रॉस ना किए हो। अब तीसरा बात मेन आती है कि आरटीआई एप्लीकेशन कैसे लिखें। तो उसमें सूचना पाने के लिए कोई टैब प्रोफार्म नहीं है, सादे कागज पर आप हाथों से नॉर्मली हाथों से लिखिए या टाइप करा सकते हैं। 10 रुपए की जो टैब फी है, अगर आप बीपीएल परिवार से नहीं आते हैं, बीपीएल से नहीं आते हैं, तो आपको 10 रुपए फी पे करने पड़ेंगे, अन्यथा आपको वो भी 10 रुपए पे नहीं करने होंगे अगर आप बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ, आपको उसमें बीपीएल सर्टिफिकेट, इट्स मस्ट नेसेसरी कि यू शुड हैव टू मर्ज योर बीपीएल सर्टिफिकेट विद दैट। आवेदन को सूचना मांगने के लिए कोई वजह या पर्सनल ब्यौरा देने की जरूरत नहीं है। आप अपने बारे में ज्यादा आधार नंबर, पैन नंबर, ये वो फलाना अगर नहीं मेंशन करना है, बस आपको अपना नाम मेंशन करना है, हाँ, आपकी रेसिडेंस एड्रेस मेंशन करनी है, ताकि जब आरटीआई की रिस्पांस हो, जब आपको सारा इंफॉर्मेशन वापस आए तो सही लोकेशन तक वो डाटा पहुंच पाए। और हम यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख करके रखा है, एक बार ये देख लेते हैं। सेवा में जन सूचना अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मैंने एक इसका सैंपल लिखा है, आप कितने अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए इसमें, सेवा में जन सूचना अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नोएडा, उत्तर प्रदेश। विषय, सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत आवेदन। महोदय, सेक्टर 15 में सिटी साइन स्कूल के सामने से गुजरने वाली 800 मीटर की रोड में के बारे में यह जानकारी दे कि इस रोड के निर्माण में कितना खर्च आया है। पहला क्वेश्चन, आपको आरटीआई उधर से सामने वाले कंपनी जिस डिपार्टमेंट में आपने आरटीआई दायर की है, आपको सारा जो 4-5 क्वेश्चन है सारों का रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा, वो देना उनकी राइट होती है, हमारा लेना राइट होता है। दूसरा है, रोड के निर्माण और रख रखाव के लिए किन शर्तों पर ठेकेदार को चुना गया है। ठेकेदार को क्या कुछ उसकी ये है, कैसा रेटिंग है, इस ये भी देखा जाता है। तीसरा है, सड़क के निर्माण के लिए निर्माण सामग्री को किन मानकों पर खरीदा गया और किन कंपनी से खरीदा गया है। आप चाहें तो उसमें जो पेमेंट रिसिप्ट है आप उसका भी फोटोकॉपी ले सकते हैं। आप अगर नॉर्मल पे बिलीव नहीं होता है आप जीएसटी रिसिप्ट मांग सकते हैं। चौथा है, सड़क निर्माण के कुछ समय बाद ही उखड़ गई है तो इसके पीछे क्या कारण है स्पष्ट किए जाए, और अगर निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग हुआ है तो दोषी पर
की जाने की समय सीमा क्या है। हाँ, तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी मैंने डाल रखा है कि समय सीमा क्या है। अगर किसी ठेकेदार ने घुसखोरी की है, भ्रष्टाचार की है, उसमें से ज्यादा पैसा खाया है, तो आप उसको कितने समय के अंदर, अगर ऐसा जांच में साबित हो जाता है, तो आप कितने समय सीमा के अंदर उसे सजा सुनाएंगे। मैं आवेदन शुल्क के रूप में 10 रुपए का पोस्टल मनी ऑर्डर जो कि भेजना होता है हाथों हाथ, में साथ में भेज रहा हूँ। कृपया सूचना का अधिकार एक्ट के अनुसार मुझे सर समय पर सूचना उपलब्ध कराई जाए। और आप नीचे में तारीख मेंशन करनी है, फिर आप अपना नाम और पता, हाँ पता साथ में सही सही पता मर्ज करना है, ताकि आपके रेसिडेंस पे उसका जवाब आ सके। और एक बार हम इसे कॉपी कर लेते हैं इस सेम चीज को, ताकि हम ऑनलाइन जब अभी भरेंगे ये सेम चीज, तो हमें वहाँ पे काफ़ी आसानी मिलेगी, ताकि हम वहाँ सीधा जा करके आसानी से पेस्ट कर देंगे। Ctrl+C के साथ हम इसे कॉपी कर लेंगे। और अब नेक्स्ट काम हमारा ये है कि अब हम ऐसे समझते हैं कि क्रोम पे जा करके आरटीआई का हम ऑनलाइन पोर्टल खोलेंगे, और फिर उस पर जा करके देखेंगे कि कैसे हम ऑनलाइन आरटीआई दायर कर सकते हैं। क्रोम का पोर्टल ओपन करके मैंने ऑलरेडी रखा है। सेम आप जैसे जैसे स्टेप से मैं गुजर रहा हूँ, आपको सेम प्रोसेस अपनाना है। पहला यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे मैंने, आप ये साइट सर्च करेंगे, मैंने सर्च किया तो सर्च हिस्ट्री में है rtionline.gov.in पे आप गए। आपको पहला है, दूसरा इस पे आना है rtionline.gov.in, इसको आप ओपन करेंगे पेज। गवर्नमेंट की ये पेज है, ओपन हो पा रही है आरटीआई ऑनलाइन, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेट्स सिंग द नेशनल एंथम, की हम सब भारतीय एक है और साथ मिलकर के अपना राष्ट्रगान गाएंगे। ये रही उसकी पेज। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का 75वां आजादी का अमृत महोत्सव उनका एम था, उसको यहाँ पे प्रदर्शिता की गई, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। जो ये फोर्थ वन है वो इस बार नहीं ऐड हुई है 75th इंडिपेंडेंस पे। अब अगर हमें आरटीआई दायर करना है, तो यहाँ पे आप यहाँ से ऑप्शन भी चुन सकते हैं। इंग्लिश, आपको अगर हिंदी चूज करना है, आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी चूज करेंगे, इंग्लिश भाषी इंग्लिश चूज करेंगे, और यहाँ से सबमिट रिक्वेस्ट पे जाना है। हिंदी में जो होगा वहां पे आप देख लेंगे। पहला से लेकर के ये 21 क्राइटेरिया गाइडलाइंस है, आपको पूरा 21 पढ़ना है, तब जाकर के नीचे में टिक लगाना है। ऑलरेडी मैंने इसको पहले 2 बार पढ़ा है, तब जाकर के यहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ। सारे क्राइटेरिया 21 को मैंने पढ़ा है, और सबमिट का रिक्वेस्ट डालना है, फिर यहाँ पे आ जाएगी आपकी। अगर आपको ये पेज इंग्लिश में भरना है तो आप यहाँ इंग्लिश रहने देंगे, और हिंदी में भरना है तो आप यहाँ से हिंदी का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। दोनों भाषा में दी गई है ताकि लोगों को आसानी हो सके, क्योंकि हमारे देश में काफी लोग हिंदी इंग्लिश दोनों भाषी काफी अधिक मात्रा में रहते हैं। तो यहाँ से अंग्रेजी का ऑप्शन मैं सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट आपको डिपार्टमेंट चूज करना है, तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। फिर मैं नीचे नीचे भी यही ऑप्शन आना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और यहाँ पे आपको ओके का करना होगा। योर रिक्वेस्ट विल बी फाइल्ड, इस डिपार्टमेंट के पास आपकी केस जाएगी, तो ओके कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट है आपको कि अपना ईमेल आईडी डालना है। तो मैंने इस फॉर्म को 2-3 बार फिल किया है, तो मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट डाला जा रहा है। अब मैंने अपना मेल आईडी मेंशन कर दिया, फिर आप अपना फोन नंबर मेंशन कर सकते हैं। मैंने डाल रखा है तो सिस्टम ने सेव कर रखा है, यहाँ फोन नंबर मैंने डाल दिया। अब मेरे को ईमेल आईडी एक बार और कंफर्म करनी है, तो आप यहाँ से ईमेल आईडी इंटर करेंगे, फिर यहाँ पे आप अपना नेम मेंशन करेंगे। जैसे मेरा नेम सुधांशु कुमार है, तो मैंने अपना नाम मेंशन किया है। यहाँ पे आपकी जेंडर सिलेक्ट करनी है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, थर्ड जेंडर है तो आप वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल कराई गई है। और फिर एड्रेस मेंशन करना है, ताकि हाँ एड्रेस सही मेंशन करना है, ये बार बार मैं बात बोल रहा हूँ, ताकि आपके रेसिडेंस पे दोबारा रिस्पॉन्स आ सके, और जो इसकी जवाब होगी आरटीआई की सामने वाले आप जैसे यहाँ पे मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के पास कंप्लेन की है, तो उसका रिस्पॉन्स आएगा हमें। जैसे एड्रेस है A765 सेक्टर 15 नोएडा उत्तर प्रदेश 110096, यहाँ पे पिन कोड डालना है। फिर आपको यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करनी है, और फिर यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई, और आप यहाँ पे रूरल चुनेंगे। अगर आप हाँ शिक्षित है तो लिटरेट का ऑप्शन, और इलिटरेट मतलब अशिक्षित है तो इलिटरेट। इलिटरेट चुनते हैं तो आपको कोई ऑप्शन फिल करने का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप लिटरेट चुनते हैं तो आपको यहाँ पे आएगी कि आप बिलो 12th है, आप 12वीं से नीचे की पढ़ाई किए हैं, या 12वीं पास है, या स्नातक कर चुके हैं, या स्नातक से ऊपर मतलब ग्रेजुएट कंप्लीट है, चाहे ग्रेजुएट से ऊपर की, जैसे मास्टर्स की पीएचडी की है किन्होंने। तो यहाँ से मैं 12th पास हूँ, तो मैं 12th स्टैंडर्ड पास, ग्रेजुएशन में वो फर्स्ट ईयर में, तो 12th पास ही उसको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आप अपना फोन नंबर अगेन इंटर कर देंगे, वहां पे एक ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए ये सही आप अपना नंबर मिला देंगे, ताकि अगर सामने से कोई आदमी बात करेंगे, अधिकारी बात करेंगे, तो उन्हें मदद मिल सकेगी। और यहाँ पे सिटीजन इंडिया मारना है। आप अगर बीपीएल परिवार के
बीपीएल है तो आपको अपनी बीपीएल सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी। इफ हाँ, जैसे मैं यहाँ पे एस का ऑप्शन चुनता हूँ तो यहाँ पे आपको बीपीएल कार्ड नंबर, ईयर, कब किस साल आपने इशू करवाया, कौन सी अथॉरिटी ब्लॉक से इशू हुई या स्टेट से इशू हुई, सॉरी डिस्ट्रिक्ट से इशू हुई, तो आपको ये अपना लिखना है, मेंशन करना है। हाँ, अगर आप बीपीएल से नहीं है तो आपको इस ऑप्शन को नो करना है और आपको इसके बाद ऑप्शन 10 रुपए के पेमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू पे द आरटीआई फी ऑफ RS10, आपको 10 रुपए की एक राशि भुगतान करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप 3000 वर्ड शायद इसकी लिमिट है, लेट मी सी वंस, शायद हाँ समथिंग 3000, हाँ 3000 कैरेक्टर इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा है, हिंदी फॉर्मेट में ही मैंने कॉपी कर रखा है ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ, इंटर कर दिया। तो देखिए, सेवा में जन सूचना अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नोएडा उत्तर प्रदेश विभाग, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैंने वहीं से कॉपी करके रखा था, यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया। अब यहाँ से आपको अपना कैप्चा इंटर करना है, 37375910, मैंने इंटर कर दिया कैप्चा। और उसके बाद मेक पेमेंट के ऑप्शन पे जाना है और वहाँ पे 10 रुपए पेमेंट सक्सेसफुल कराना है। ऑनलाइन पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं आसानी से जा करके। और फिर उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा तो आप वहाँ पे जा करके आसानी से सबमिट कर देंगे। और जैसे मैं एक बार हिंदी में समझा दूं, तो यहाँ पे आप हिंदी में जाएंगे तो आपको यहीं पे अपना मंत्रालय चूज करना है। जैसे मैंने उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल को डाला था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एम्पावरमेंट को डाला था, यहाँ पे भी आपको वो चूज करना है। यहाँ आप अपने डिपार्टमेंट चूज कर ले सकते हैं। जैसे इसमें पहले सिलेक्ट करना पड़ता है आयुष मंत्रालय, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, इसमें आपको कोई भी जिस डिपार्टमेंट में आपको किस डालना है तो आप उस विभाग में आसानी से डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे इंटर करना है, फिर आपको यहाँ पे अपने ईमेल आईडी मेंशन करनी है, फोन नंबर मेंशन करना है। यहाँ ईमेल आईडी सेकंड स्टेप में वेरीफाई करवानी है। यहाँ पे आपको अपना नाम इंटर करना है, आपकी जेंडर सिलेक्ट करनी है, पुरुष महिला या कुछ तृतीय लिंग करके है। फिर पता, आपको अपनी सही सही पता डालनी है इसमें। फिर आपको अपना आप जिस इलाके में रह रहे हैं उसका पिन कोड क्या है। फिर यहाँ से राज्य का चयन करना है, आप जिस इलाके में, वो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र, वो सिलेक्ट करना है। आप शिक्षित हैं, अनपढ़ तो शिक्षित है तो शिक्षित चूज करते हैं, अनपढ़ है तो अनपढ़ चूज करना है, अगर शिक्षित है तो शिक्षित चूज करना है। फिर इन ऑप्शन में से किन्हीं एक को टिक करना है कि आपने 12वीं के नीचे की पढ़ाई की है या 12वीं कक्षा पास कर गए हैं या स्नातक की पढ़ाई कर चुके हैं या स्नातक से अधिक की पढ़ाई की है। तो जैसे 12वीं कक्षा पास का ऑप्शन सिलेक्ट किए, यहाँ पे दोबारा अपना नंबर भरना है और यहाँ पे देश की नागरिकता भारतीय ही रहेगी, अन्य का तो आरटीआई दायर ही नहीं किया जाएगा। आप गरीबी रेखा के नीचे हैं तो यहाँ पे हाँ लगाइए, और गरीबी रेखा के नीचे ऊपर है तो नहीं कीजिए। नहीं कीजिएगा तो आपको 10 रुपए का भुगतान, एक पेमेंट पे करनी पड़ेगी। अगर आप हाँ करते हैं तो आपको अपना बीपीएल कार्ड नंबर और किस अथॉरिटी के द्वारा, ब्लॉक से कि डिस्ट्रिक्ट से, कहाँ से आपकी ये इशू हुई है बीपीएल कार्ड, वो और बीपीएल कार्ड का नंबर मेंशन करना होता है। तो और इसमें 3000 वर्ड लिमिट में आप ऐसे करके इंटर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल पूरा ऐसे इंटर करने के बाद आप यहाँ पे डाले के ऑप्शन पे जाएंगे और जैसे मैंने यहाँ पे हाँ कर रखा है, अगर मैं इसी को नहीं करता हूँ कि मैं हाँ बीपीएल परिवार में नहीं हूँ, मैं 10 रुपया पेमेंट कर दूंगा, तो यहाँ पे भुगतान का ऑप्शन आ गया। यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप में जा करके पैसे 10 रुपया का पेमेंट आप पे कर सकते हैं और उसके बाद आपकी आरटीआई दायर हो जाएगी जिस विभाग में, जिस मंत्रालय में आप अपना आरटीआई दायर करना चाहते हैं। तो इतना अभी का वीडियो के लिए इतना ही, और जो कुछ आपको दिक्कत आया हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप करो। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं वहां पे आकर के आपको पूरी तरह से समझाने का कोशिश करूंगा। इफ कि इट इज रिलेटेड जो टॉपिक है वो ज़्यादा कन्फ्यूजनफुल है, आपको उस पर ऑडियो शायद लिखित में ना समझ में आए, तो आई विल ट्राई टू मेक अ सिंगल इंडिविजुअल वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ओके, थैंक यू।